क्या बात है तुम्हारी, क्या बात है, जन्नत में जाओगे सीधा। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि हम ऑब्जेक्ट को एज एन एट्रीब्यूट कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी नीड हमें क्यों पड़ती है। ठीक है, याद है कुछ इस पर डिस्कशन किया था हमने। लेट्स retake the car class and then define electric car सो हमने देखा कि जब मैं इलेक्ट्रिक कार का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं तो क्या यहाँ ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा अगर इसको रन करूं। तो अभी अभी इस सिचुएशन में बात कर रहा हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रिक कार हैज नथिंग। मैंने इलेक्ट्रिक कार का ऑब्जेक्ट बनाया और इसको एग्जीक्यूट किया, एरर आएगा या हो जाएगा? क्या एरर आएगा? कंस्ट्रक्टर चलेगा और कंस्ट्रक्टर को जो है ये चीजें नहीं मिलेगी। कंस्ट्रक्टर कौन सा वाला रन हो रहा है? कार का रन हो रहा है, बिकॉज वो इनहेरिट होके यहाँ पर आया हुआ है। क्यों रन हो रहा है? क्योंकि जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है वो किसके पास जाता है? कंस्ट्रक्टर के पास जाता है। अगर हमने कोई कंस्ट्रक्टर नहीं भी बनाया हुआ तो पाइथन का डिफॉल्ट एम्प्टी कंस्ट्रक्टर जो है वो हमेशा मौजूद है। सही। तो हमने इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया फिर बाद में बाय सप्लाइंग दीज डिटेल्स कि भाई ये ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट कर दो, एंड इट वाज क्रिएटेड। का नाम electric1। ठीक है, इस electric1 के पास all the attributes and methods of parent class are available। सही। अच्छा जी, एक्सेस भी कर लेंगे, हम सारी चीजें कर लेंगे। अब हमने क्या कहा यार, हम क्या करने जा रहे हैं, अपनी इलेक्ट्रिक कार के एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर्स जो है वो अलग डिफाइन करने जा रहे हैं। ठीक है, उसके लिए हमने क्या बनाया भाई, अलग से इनिशियलाइजर बनाया। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक कार, अभी हम कार के लिहाज से नहीं सोच रहे हैं, इलेक्ट्रिक कार क्रिएट कर दी है तो उसका मेक भी होगा, मॉडल भी होगा, ईयर भी होगा, सीट्स भी होंगी, बैटरी भी होगा। ओके, तो जो मेक मॉडल और ईयर हैं, तीन एट्रीब्यूट्स हैं, वो हमने सुपर को भेज दिए, पेरेंट को भेज दिए बाय यूजिंग सुपर। सही है, तो ये तीन एट्रीब्यूट तो वहां से इनिशियलाइज हो जाएंगे। ये यहाँ जाएगा नहीं, ये वहीं मौजूद है, सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ कि वहां चला जाएगा, बट ये तो यही मौजूद है ना। बाकी जो उसके पैरामीटर्स हैं, सीड्स एंड बैटरी, वो क्या हो जाएंगे, वो हम यहाँ पर सप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब बैटरी के अंदर हमने कहा कि यार बैटरी हमारे पास जो है वो कौन सी है भाई? हाँ, लिथियम बैटरी है। चलो ठीक है, प्लेट उसमें इतनी है, वेट इतना है, मैन्युफैक्चर उसका ये है, पावर उसकी इतनी है, और वो ड्राई बैटरी है।
तो यहाँ पर एक बात आ रही थी कि बैटरी जो है, ये सारे पैरामीटर्स जो है वो किससे बिलोंग करते हैं, बैटरी से बिलोंग करते हैं। अच्छा, और हम क्लास किसकी डिफाइन किए बैठे हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक कार के अंदर डिटेल किसकी आ रही है, बैटरी की आ रही है। इसी तरह और भी ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं इलेक्ट्रिक कार के अंदर जो इंस्टॉल्ड होंगे, उनकी भी सारी डिटेल यहाँ पर आ सकती है। तो थोड़ी मैनेजमेंट ऑफ एट्रीब्यूट जो है वो मुश्किल हो जाएगी। हमें या तो एट्रीब्यूट्स के साथ जो है लिखना पड़ेगा, प्रीफिक्स लगाना पड़ेगा, बैटरी प्लेट्स, बैटरी वेट, बैटरी मैन्युफैक्चरर, बैटरी पावर, फिर बैटरी टाइप, एडिशनल काम हो जाएगा। और मैनेजमेंट भी क्या होगी इसकी, मुश्किल होगी। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पर मैं एक फंक्शन और बना रहा हूँ, डेफ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, अब इलेक्ट्रिक कार के मेथड्स क्या होंगे। हाँ भाई, इलेक्ट्रिक कार में मेथड्स क्या होने चाहिए, चार्ज बैटरी, और नहीं, चलो कार का डिस्क्रिप्शन या स्पेसिफिकेशन, क्या क्या स्पेसिफिकेशन होगी भाई। हाँ, सेल्फ डॉट मॉडल, सेल्फ डॉट मेक, सेल्फ डॉट ईयर, सेल्फ डॉट सीड्स, ऐसे ही बस रवानी से लिख रहा हूँ ताकि एट्रीब्यूट्स आ जाए। और बैटरी, ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन हो गया। नाउ सी, अब यहाँ पर, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, अब मैं इलेक्ट्रिक कार को इस तरह डिफाइन करने जा रहा हूँ कि जो बैटरी वाला पोर्शन है ये क्या कर दें हम, अलग कर दें। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, क्लास डिफाइन की, इस क्लास का नाम क्या होगा, बैटरी, ठीक है। इसका अपना इनिशियलाइजर होगा, सेल्फ, और क्या क्या पैरामीटर है भाई बैटरी के, प्लेट्स, वेट, मैन्युफैक्चरर, पावर, हाँ, टाइप, और चलो काफी इतनी। अब मैंने यहीं पर डिफाइन किए, सेल्फ डॉट वेट,
सेल्फ डॉट पावर ठीक है। बैटरी के फंक्शंस क्या होंगे? यही फंक्शन होगा। चार्ज बैटरी, और क्या होगा? और क्या फंक्शन होगा अभी? हाँ? चलो बैकअप कह देते हैं। ठीक है, अब देखो क्या होगा। अब समझो जरा करना क्या है हमने। इलेक्ट्रिक कार वाली क्लास जो है उसको लिया मैंने, और यहां से ये सारी चीजें जो है वो क्या कर दी हैं, हटा दी हैं। सारी चीजें बैटरी की हटा दी हैं, लेकिन बैटरी चाहिए तो सही। तो अब यहां पर क्या करेंगे हम, तवज्जो दो भाई, देखो सेट डॉट, जब इसको बैटरी चाहिए होगी तो ये बैटरी क्लास का ऑब्जेक्ट यहां पे क्या कर लेगा, फॉर्म कर लेगा। इससे क्या क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, बैटरी का ऑब्जेक्ट, और वो ऑब्जेक्ट किसको असाइन हो गया, इलेक्ट्रिक कार में सेल्फ में चला गया। अब बैटरी को चीजें क्या क्या चाहिए, बैटरी को चाहिए प्लेट्स, और क्या चाहिए, और ठीक है, और पावर कितनी है भाई, देन टाइप कैसी है इसकी, चल सही है। अब देखो इसने बैटरी हमारे पास यहाँ बन रही है और यहाँ पर आके क्या हो रही है, इम्बेड हो रही है। नाउ यू विल सी कि मैं दोबारा ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं इलेक्ट्रिक कार का। जी, अच्छा, सिर्फ लैंडस्केप और पोर्ट्रेट का मसला नहीं है। यहां पर मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूं, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हुए हम वैल्यूज कैसे देते हैं, और वहां मैं प्रॉपर्टीज डिफाइन कर रहा हूं, तो वो कैसी आती है। ठीक है, तो यहाँ बैटरी की प्रॉपर्टीज डिफाइन हुई है और यहाँ बैटरी का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है। अच्छा, टेस्ला मॉडल 2025 सीड्स बैटरी। अब बैटरी की मुझे यहाँ जरूरत नहीं है, ठीक है। वैसे बैटरी का ऑब्जेक्ट भी यहाँ भेज सकता हूँ अगर मैं अलग से क्रिएट कर लूँ, वो भी काम हो सकता है, देखते हैं। ये मैंने एक मिनट, चलो सही है, मेक मॉडल ईयर सीड्स, ठीक है। अब जरा देखो इलेक्ट्रिक वन
अब मैं कहता हूँ सीड्स कितनी हैं, तो 8 है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ इलेक्ट्रिक 1 तुम्हारी बैटरी की पावर कितनी है, क्या कहेगा? तुम्हारी बैटरी की पावर कितनी है, क्या कहेगा? इन दिस सेंस कहेगा इलेक्ट्रिक कार के अंदर पावर का कोई एट्रीब्यूट नहीं, वो किसमें? हाँ, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा इलेक्ट्रिक कार तुम्हारे पास क्या है, बैटरी है, बैटरी की क्या है, पावर। आ रही बात समझ में? इलेक्ट्रिक कार तुम्हारे पास क्या एम्बेड हुई है, बैटरी लगी हुई है, बैटरी तुम अपना पावर बताओ। तो ये ऑब्जेक्ट जो है बैटरी का ऑब्जेक्ट, ये यहां से पावर लेकर आएगा इस ऑब्जेक्ट के थ्रू। ठीक है, इसी तरह चले नमाज के लिए जाएं, फिर वापस आगे करते हैं इसको। ये बात क्लियर हुई सबको कि क्या किया है हमने? अब इसका एडवांटेज क्या है हमें कि वी हैव अ सेपरेट बैटरी क्लास, और इससे हम बैटरियां ले लेकर जहां दिल चाहे जिस क्लास में उसका ऑब्जेक्ट जो है वो लगा सकते हैं। सही है? एक क्लास में, ठीक है, नहीं नहीं आसान हो जाएगा, बैटरी है ना। अब मैं यहाँ बैटरी के अलावा एक और क्लास डिफाइन कर लूं, जो क्लास हो भाई फॉर, सवाल ये है कि एक कार के अंदर आप कितनी बैटरियां लगाओगे। ठीक है, अगर आपको 2 बैटरी लगाने की जरूरत है, फिर 2 ऑब्जेक्ट बनाओगे, बैटरी 1 बैटरी 2 बना लो, क्या मसला है? ठीक है, और ये वाली जो बात हमने की है, ये बात वही बात है कि हमने एक क्लास के ऑब्जेक्ट को एज एट्रीब्यूट यूज किया है दूसरी क्लास के अंदर। सवाल फिर यहां पर वही आता है जो मैंने कल रेज किया था कि भाई जब मुझे बैटरी की प्रॉपर्टीज चाहिए तो मैंने इनहेरिट क्यों नहीं कर लिया? अब आप बोलेंगे भाई कार को पहले इनहेरिट किया हुआ है तो बैटरी को कैसे करूं? हाँ, इनहेरिट इसलिए नहीं कर रहे कि लॉजिकली कार, इलेक्ट्रिक कार इज अ कार, ठीक है, बट इलेक्ट्रिक कार इज नॉट बैटरी, तो इसलिए हम उसको इनहेरिट नहीं कर रहे हैं। नंबर 2, कितनी क्लासेस इनहेरिट कर सकते हैं हम? हाँ हाँ, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस एंड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। बाज लैंग्वेजेस मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करती, यानी एक वक्त में आप एक क्लास को ही इनहेरिट कर सकते हैं, लेकिन पाइथन जो है वो दोनों को सपोर्ट करती है, मल्टीपल को भी और मल्टी लेवल को भी। ठीक है, याद रहेगी बात? अच्छा, इनहेरिटेंस में, ठीक है, चलाए तो कहाँ पर? नहीं नहीं, देखो मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ, आप जितने फ्रेमवर्क यूज करते हैं
से आप प्योर जावास्क्रिप्ट पढ़ें एंड देन उसके बाद आप रिएक्ट में चले जाएं। तो रिएक्ट फ्रेमवर्क है, उसने ऑलरेडी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को क्या करा हुआ, इम्प्लीमेंट किया हुआ है। जैसे मैं अभी मिसाल के तौर पे यहाँ एक चीज आपको दिखाता हूँ कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो इधर मैं फ्लास्क यूज करना चाह रहा हूँ। फ्लास्क क्या है? पाइथन का फ्रेमवर्क है टू वर्क ऑन बैकएंड। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ भाई, फ्रॉम फ्लास्क इंपोर्ट फ्लास्क। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ये फ्लास्क का मॉड्यूल है, इसके अंदर फ्लास्क की क्लास मौजूद है। अब मैंने यहां पर बोला भी ऐप, ये मैंने यहां पर क्या क्रिएट कर लिया है, क्या क्रिएट कर लिया, फ्लास्क का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि वो क्लास ऑलरेडी उन्होंने क्या की हुई है, बनाई हुई है। अब ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ कि इस ऑब्जेक्ट की मदद से मैं क्लास के मेथड को क्या कर रहा हूँ, एक्सेस कर रहा हूँ। रन का मेथड होगा इस क्लास के अंदर, ठीक है। रन के मेथड को मैं क्या कर रहा हूँ भाई, एक्सेस कर रहा हूँ। ऐप जो है वो क्या हो जाए, रन हो जाए। अच्छा, एग्जिट। मैंने किया हुआ है ना पहले, इस वजह से। तो अच्छा, बात खैर, अब क्या हो रहा है हमारे पास, देखो उसने ऑलरेडी वो क्लास बनाई हुई, हम उसकी बिल्ट इन क्लास का सिर्फ ऑब्जेक्ट बना के उसके मेथड को क्या कर रहे हैं। और आप देखो फ्रेमवर्क में आप क्या कर रहे होते हैं, यही कर रहे होते हैं। तो बेसिकली उसने ऑब्जेक्ट तो पहले, क्लास तो पहले ही डिफाइन की हुई, हम धड़ाधड़ से उसके मेथड यूज कर रहे होते हैं जो हमें। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है, आप तो शुरू से ही ये कर रहे हैं, क्या कर रहे थे अभी, लिस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट डॉट उसके मेथड, याद आया हमारे पास ये क्या थी, पिछली क्लास में भी मैंने ये बात की है। तो डॉट लगा के मैं क्या कर रहा हूँ, लिस्ट क्लास के अंदर डिफाइंड मेथड्स को ही तो एक्सेस कर रहा हूँ, लेकिन वो क्लासेस मैंने नहीं बनाई, वो ऑलरेडी बिल्ट इन क्लास है। इस दफा जो हम बना रहे हैं वो अपनी क्लास खुद बना रहे हैं और उसके मेथड्स को डॉट लगाकर एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो इनहेरिटेंस के बाद हमारे पास जो है, अब इनहेरिटेंस में बहुत कुछ है, बट बेसिक आइडिया ऑफ इनहेरिटेंस यही था कि हम सुपर करके उसके इनिशियलाइजर को, पेरेंट के इनिशियलाइजर को इन्वोक करते हैं और अदर पैरामीटर्स जो है वो ऐड कर लेते हैं। नाउ जो हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट है, दैट इज नोन एज पॉलीमॉर्फिज्म। एनीबडी हैज आइडिया पॉलीमॉर्फिज्म क्या चीज होता है? हाँ हाँ, पॉली, वैसे इसको कहते हैं मैनी फेसेस। हाँ, तो पॉलीमॉर्फिज्म का यहाँ पर क्या किरदार है? हाँ, पॉलीमॉर्फिज्म मुख्तलिफ तरह से इंप्लीमेंट होती है। इसका एक सबसे कॉमन इंप्लीमेंटेशन है पॉलीमॉर्फिज्म की, जिसे हम कहते हैं मेथड
ओवर राइडिंग, मेथड ओवर राइडिंग। अच्छा, अब पहले समझ लो मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है। क्या कह रहा हूं? मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है, ठीक है। इन अ क्लास if two methods are of same name, तो ये क्या कहलाता है? ओवरलोडिंग। अगर एक क्लास में दो मेथड क्या हो जाए? सेम नेम के हो जाए तो मेथड ओवरलोडिंग कहलाता है। जैसे हमें पता है, एंड आल्सो मैं यहां पर एक बात लिख दूं, पाइथन doesn't allow method overloading। पाइथन में मेथड ओवरलोडिंग नहीं होती। ये हमने देखा हुआ है, होती है क्या? फंक्शन में हमने पढ़ा था यार, मैं मेथड बनाता हूँ, एक एबीसी का ऐड का मेथड बनाता हूँ, ठीक है, इट टेक्स नो पैरामीटर बट रिटर्न्स 2 + 3, ठीक है, ये एक मेथड है। और मैं दोबारा एक मेथड बना दूं ऐड का, इट टेक्स 2 पैरामीटर्स 3 पैरामीटर्स, ठीक है, और क्या करता है अभी? प्रिंट कर देता है। अब ये दोनों मेथड किस सेम नाम के हैं, तो क्या मैं ऊपर वाले को कॉल कर सकता हूं? नहीं कर सकता। जब मैंने ये वाला मेथड एग्जीक्यूट कर दिया है मेमोरी में, तो पुराना मेथड क्या हो गया है? ओवरराइड हो गया। तो ये दो मेथड एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते। जब मैं इसको चेक करूंगा तो मेरे पे एक ही आ रहा होगा जो लेटेस्ट एग्जीक्यूट हुआ है। याद है ये बात? तो इस वजह से हम कह सकते हैं, हम ये कह रहे हैं कि ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है। ये बात समझ में आ गई? ओवरलोडिंग का मतलब क्या है कि दो मेथड्स का सेम नाम होना क्या कहलाता है? ओवरलोडिंग कहलाता है। पाइथन की बात कर रहा हूं। दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर ओवरलोडिंग जहां अलाउ होता है, वहां दो मेथड का सेम नाम होता है, लेकिन अंदर की पैरामीटर्स चेंज होते हैं, तो वो अलग ट्रीट किए जाते हैं। इनको अलग माना जाता है कि ये कुछ भी नहीं लेता और ये 3 वैल्यूज लेता है, लिहाजा नाम सेम है, ये ओवरलोडिंग अलाउ हो जाती है। बट पाइथन में ये अलाउ, तो ओवरलोडिंग का वर्ड भी समझ में आ गया हमें, प्लस ये भी देख लिया कि पाइथन ओवरलोड नहीं कर रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, कि ओवरराइडिंग क्या चीज होती है। ये तो हो गई ओवरलोडिंग। हम ओवरराइडिंग की बात करते हैं तो इफ अ मेथड ऑफ, समझना जरा तवज्जो से, पेरेंट क्लास इज overridden in चाइल्ड क्लास। अगर पेरेंट क्लास के किसी मेथड को चाइल्ड क्लास में क्या कर दिया जाए? ओवरराइड कर दिया जाए, ठीक है, तो क्या कहलाती है ये? मेथड ओवरराइडिंग, और दिस इज वन फॉर्म ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। दिस इज वन फॉर्म ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। क्या कहा हमने? कि पेरेंट क्लास के किसी मेथड को ओवरराइड कराया जाए चाइल्ड क्लास के अंदर, तो वो क्या कहलाता है? मेथड ओवरराइडिंग। और ये एक तरह की क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म।
अब ये क्या बात लिख दी है हमने, इसको हम चेक करते हैं। देखो हमारे पास जो हमारी पेरेंट क्लास है वो कौन है, कार है। मैं दोबारा यहां पे लेता हूं, ये हमारी पेरेंट क्लास है, ठीक है, और ये हमारी चाइल्ड क्लास है विच इज इलेक्ट्रिक कार। अच्छा भाई, अब मसला क्या है, अब मसला ये होता है इनहेरिटेंस के अंदर कि पेरेंट क्लास की बहुत सारी चीजें जब इनहेरिट होके आ जाती हैं चाइल्ड के अंदर, तो पता ये चलता है कि चाइल्ड के अंदर जो इनहेरिट होके आई है वो बिहेवियर जो इनहेरिट होके आया है चाइल्ड के अंदर, वो बिहेवियर तो एग्जिस्ट करेगा बट उसकी जरूरत भी नहीं हो सकता है, उस बिहेवियर की जरूरत ही ना हो। एक बात तो ये होती हो सकता है उस बिहेवियर का, उसका बिहेवियर की परफॉर्मेंस क्या करनी पड़े, चेंज करनी पड़े। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि भाई जब भाई सोते वाले सारे लोग उठ जाएं, अच्छा वहां धो के आ जाए, फ्रेश हो जाए, जाता है बंदा भाई दिन भर। अच्छा देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल भी एक व्हीकल है। क्या है, मोटरसाइकिल भी एक व्हीकल है। मोटरसाइकिल के अंदर हॉर्न होता है, ठीक है। अब मोटरसाइकिल को कोई इनहेरिट कर ले, कौन इनहेरिट कर ले, फॉर एग्जांपल ट्रक ने इनहेरिट कर लिया, ट्रक भी एक व्हीकल है। अब ट्रक के अंदर भी हॉर्न है। अब ट्रक बोलेगा यार हॉर्न का फंक्शन क्यों लगाऊं मैं, मेरे पास तो हॉर्न क्या है, इनहेरिट हो गया है। लेकिन जब वो सड़क पे बजाएगा तो कोई अहमियत ही नहीं देगा उसको, है ना। तो बोलेगा मोटरसाइकिल वाला आ रहा है तो वैसे फजूल आदमी, है ना। तो अब ट्रक को क्या चाहिए, ट्रक को चाहिए भोंपू, एक बार बजाया तो मोटरसाइकिल वाला आगे कांपने लग जाए पीछे क्या आ गया, है ना। अब तो क्या करना पड़ेगा ट्रक को, अब बिहेवियर तो आ चुका पहले ही, ट्रक को क्या करना पड़ेगा, उस बिहेवियर को चेंज करना पड़ेगा। अभी ओवरराइड का वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं, बिहेवियर को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो चाइल्ड पेरेंट से आया हुआ बिहेवियर है उसको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। देखो अब मैं यहां पर जो है ना एक बात करता हूं कि देखो यहां पर, इधर देखो इलेक्ट्रिक कार के लिए हम ऑब्जेक्ट, दोबारा से मैं ये ऑब्जेक्ट ले लेता हूं जल्दी से, ये मैंने ऑब्जेक्ट लिया सी। अब इलेक्ट्रिक कार को देखो क्या क्या मिलेगा, क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रिक कार में टंकी होगी, लेकिन उसे टंकी मिल रही है, क्यों मिल रही है, क्योंकि इनहेरिट होके आई है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे बिहेवियर, क्योंकि बिहेवियर तो आ चुका है, मैं क्या करूंगा, मैं इस फिल गैस टैंक के फंक्शन को जो चाइल्ड क्लास की, पेरेंट चाइल्ड क्लास के अंदर पहले ही मौजूद है, रीडिफाइन करूंगा, ठीक है। क्या करूंगा, रीडिफाइन करूंगा, रीडिफाइन करूंगा। देखो पहले से आया हुआ है, मैंने उसको रीडिफाइन किया, रीडिफाइन करने के बाद वो क्या हो गया, वो हो गया ओवरराइड। तो मेथड ऑफ पेरेंट क्लास इज ओवरराइडेड इन चाइल्ड क्लास, ये क्या कहलाती है, मेथड ओवरराइडिंग। और यही पॉलीमॉर्फिज्म है कि अब मेरे पास यहां पर दो मेथड मौजूद हैं फिल गैस टैंक के, लेकिन अगर वो किसके लिए है, कार के लिए है, तो गैस फिल करानी पड़ेगी, फ्यूल फिल कराना पड़ेगा। और अगर वो इलेक्ट्रिक कार के लिए तो क्या बोलेगा कि भाई जरूरत नहीं है,
समझ में आई बात? तो ये तो मैंने बिल्कुल ही बंद करा दिया ना, मुंह ही बंद कर दिया, टंकी है ही नहीं वहां पर। लेकिन ऐसा हो सकता है कि जिस तरह हॉर्न के केस में मैंने बताया कि ओवरराइड करके आप बिहेवियर को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। ठीक है, तो अब जल्दी से पहले इसको लिख लें एक बार। ये वाला डाटा भी आपके पास पहले मौजूद है। इसके अंदर फिल गैस टैंक का मेथड लगाएं और यहां पर ओवरराइड कराएं, ऑब्जेक्ट बना के जल्दी से चला लें। काम गए नौबत भाई, पिछली दफा भी शेयर किया मैंने एयरफोर्स। चलो निकालो काम फटाफट, जल्दी से कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। Write a Python program that creates a class employee with properties name and salary. Include a method to calculate annual salary. Create a subclass, yani child class manager that inherits from the employee class and adds an additional property for department. Override the annual salary calculation method to include bonuses for managers. Create 2 instances of manager class and calculate their annual salary. हो जाएगा? हाँ, क्यों भाई, नो क्यों हो रहा है? स्टेप बाय स्टेप चलें। पहले एम्प्लॉय की क्लास क्रिएट करें, उसमें 2 ही प्रॉपर्टीज हैं। उसके अंदर एक मेथड बनाना है, कैलकुलेट एनुअल सैलरी। सैलरी में आप अगर अमाउंट देंगे उसका, अगर 1 लाख सैलरी है तो एनुअल सैलरी कितनी हो जाएगी, 12 लाख हो जाएगी। बस इतना सा काम। फिर आप मैनेजर की क्लास बनाएं, वो एम्प्लॉय को इनहेरिट करेगा। एक प्रॉपर्टी सिर्फ मैनेजर की होगी, वो क्या होगी, उसका डिपार्टमेंट। बाकी 2 वैसे सुपर कर लेंगे। शाबाश, लिखो कोड। हाँ भेज दूं, कहाँ भेज दूं भाई, नजर आ रहा है, लिखना शुरू करो यार। सामने ही है, कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा भाई, तो ये हो गया हमारे पास। मैंने एनुअल सैलरी जो है यहां से क्या करा दिया, रिटर्न करा दिया बस। ठीक है, ठीक है। एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, E1 एम्प्लॉय। अरे भाई, नेम क्या है भाई, अहमद रजा। और तनख्वाह कितनी है अहमद रजा की? हाँ, अहमद रजा की तनख्वाह जो है वो हम सेट कर देते हैं, कोई कितने हो गए। चलो, अब हमने क्या करना है, चेक कर लेना है। E1 डॉट कैलकुलेट एनुअल सैलरी, तो क्या हो जाएगा भाई हमारे पास, ये 30 लाख हो गए ना। अगला काम क्या करना था, क्रिएट अ सब क्लास कॉल्ड मैनेजर। अच्छा जी, सब क्लास बनाने के लिए क्या लिखूं, क्लास मैनेजर एम्प्लॉय डेफ इनिट सेल्फ नेम सैलरी एंड अनदर एडिशनल वेरिएबल डिपार्टमेंट। बोनस के बारे में क्या कहा, ओवरराइड द एनुअल सैलरी कैलकुलेशन मेथड टू इंक्लूड बोनसेस फॉर मैनेजर्स। अच्छा, अभी वो फंक्शन में देखते हैं उसको। तो सेल्फ डॉट नेम, अब यहां क्या करते हैं, हम इसको भेज देते हैं सुपर के पास, सुपर डॉट एडिट। क्या हो जाएगा भाई, नेम और सैलरी, और सेल्फ डॉट डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट सही है, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? देन अगर है तो पूछे। डेफ क्या करना है अभी,
ओवरराइड द एनुअल सैलरी कैलकुलेशन मेथड, इस मेथड को क्या करना है, ओवरराइड करना है। और ये मेथड में दोबारा यहां पर करूंगा, बनाऊंगा कैलकुलेट द एनुअल सैलरी, और इसके अंदर क्या रिसीव करूंगा, बोनस, और यहां पर क्या ऐड कर दूंगा, बोनस। सही हो गया, उधर लिखा हुआ था सवाल में यार, ओवरराइड एनुअल सैलरी कैलकुलेशन मेथड। इस फंक्शन को दोबारा डिफाइन करना पड़ेगा, पेरेंट से तो आया हुआ है, लेकिन पेरेंट से जो आया हुआ है वो बोनस की वैल्यू नहीं लेता है। तो हमने दोबारा जब बनाया तो हमने कहा भी सब कुछ ठीक है, साथ में यूजर से क्या पूछ लिया जाए, मैनेजर्स के लिए बोनस पूछ लिया जाए, एंड देन ठीक है। अब हमने यहां पर क्रिएट किया भाई M1 मैनेजर, क्या क्या देना है इसको, नेम, क्या नाम दे भाई, हैं, और सैलरी 200, देन डिपार्टमेंट IT, ठीक है, ये क्रिएट हो गया। तो अब मैं कहता हूं भी M1 डॉट कैलकुलेट एनुअल सैलरी। तो ये क्या कहता है भाई, बोनस तो दिया जाए उसको। तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर एनुअल सैलरी कैलकुलेट करो, जो तनख्वाह है वो तो 12 से मल्टीप्लाई होगी, बट साथ साथ यहाँ पर क्या करो भाई, बोनस अमाउंट भी दे दो। तो व्हाट इट बिकम्स, ठीक है, बस ये काम करना था कि हमने एक मेथड जो है वो क्या कर दिया है। तो ये जो काम हमने किया हुआ है, दिस इज व्हाट, ओवरराइडिंग यानी पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। नाउ बेसिक्स हमने देख ली हैं। अब मैंने एक नोटबुक जो है वो बनाई हुई है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के ऊपर, उसमें काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं और हमारे प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स जो है वो रिवाइज भी हो जाएंगे। तो यहाँ सिर्फ आप लोग अभी जो है ये शेयर कर दूंगा मैं आपसे, अभी सिर्फ आप तवज्जो से सुनेंगे और जो मैं सवालात कर रहा हूँ मैं उसके जवाब देंगे, ठीक है, ताकि नॉलेज टेस्ट हो जाए प्रीवियस हमारा। तो सबसे पहले क्या है, अभी टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग में ये हमने डिस्कस किया हुआ है, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, फंक्शनल प्रोग्रामिंग एंड देन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। Procedure oriented programming या function oriented programming means function using different functions for different tasks in program. function आपस में खेल रहे होते थे। Functional programming is a language are specially designed to handle symbolic computation, list processing and फला फला फला। ये आपके पास ये पैराडाइम होता था। फंक्शन मेन फंक्शन है, देन ABC फंक्शन है, फिर उसके अंदर और फंक्शन है, इस तरह फंक्शन के अंदर फंक्शन चल रहा है। लेकिन हम पढ़ रहे हैं कौन सी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट बेस्ड होते हैं और ये ऑर्गेनाइज करते हैं हमारे डेटा को अराउंड डेटा। क्या क्या उसके अंदर होता है, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस। ये चार जो है वो उसके डायमेंशंस हैं, पिलर्स हैं। इनकैप्सुलेशन हमने पढ़ा हुआ है, व्हाट इज इनकैप्सुलेशन, इज एन ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट बाइंड्स टुगेदर डेटा एंड फंक्शंस। डेटा और फंक्शन को हमने साथ क्या कर दिया था, बंद कर दिया था। that manipulate the data and keeps both safe from outside interference and misuse। यही था। Data encapsulation led to important object-oriented concept of data hiding। The best example of encapsulation could be a calculator। ठीक है, कैलकुलेटर में ये होता है ना, हम बटन फंक्शन प्रेस कर रहे होते हैं और वैल्यू जो है वो जा रही होती है बाय प्रेसिंग बटन्स। कॉन्सेप्ट क्या था भाई, कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट
ये हमने पढ़ा हुआ है। अ क्लास इज अ कोड टेम्पलेट और क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम क्लास टेम्पलेट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट हैव मेंबर वेरिएबल्स एंड बिहेवियर्स एसोसिएटेड विद देम। ठीक है, तो एक क्लास बना ली स्टूडेंट रोल नंबर नेम, तो अब मैं उससे डिफरेंट ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ। आई एम 10, माई रोल नंबर इज 1, आई एम 4, माई रोल नंबर इज 2, आई एम 2 एंड माई नंबर 5। तो हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो है वो बना सकते हैं। सही। ऑब्जेक्ट्स अब डिफाइन क्लास कैसे करते हैं? जैसे हमने कंप्यूटर क्लास बना दी, अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं है, फिर मैंने दोबारा कंप्यूटर क्लास बनाई और इसके अंदर कौन मौजूद है? एक इनिशियलाइजर मौजूद। ये इनिशियलाइजर हमसे कोई वैल्यू नहीं ले रहा है, सिर्फ ऑब्जेक्ट आ रहा है, और यहां हमने डिफॉल्ट में वैल्यूज क्या की हुई हैं? सेट की हुई। कोई मसला इस बात को समझने में? सही। जहां कहीं भी आपको लग रहा हो कि ये बात नहीं समझ में आई, तो उसको जो है वो आप पूछ सकते हैं। इस दफा हमने क्या किया? डिफाइनिंग अ बिहेवियर, तो मैन्युफैक्चरर डिफॉल्ट है, मॉडल डिफॉल्ट है, आई एम अ कंस्ट्रक्टर योर ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। जब ये कंस्ट्रक्टर चलेगा तो ये मैसेज आ जाएगा। और यहां पर एक बिहेवियर ऐड कर दिया है, क्या? शो कॉन्फ़िगरेशन। शो कॉन्फ़िगरेशन ये कब चलेगा फंक्शन? ऑब्जेक्ट इज नीडेड टू कॉल दिस मेथड। ठीक है, क्या होगा भाई? अब जब मैं इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा तो हमारे पास हमने क्या किया अभी? क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास कॉम वन कंप्यूटर। इसको क्या मुझे कुछ देने की जरूरत है? हाँ, क्यों? क्योंकि इसके इनिशियलाइजर के अंदर कोई डिमांड नहीं, राइट? तो हमने क्या कर लिया अभी? हाँ, जो डिफॉल्ट होता है वो ऐसे ही होता है, सादा। हमने डिफॉल्ट को ही डिफॉल्ट जैसा ही ओवरराइड करा लिया। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। जैसे ही मैं ये रन करता हूं, क्या मैसेज आ जाएगा? आई एम अ कंस्ट्रक्टर योर ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, ये वाला मैसेज आया। यानी ये फंक्शन कॉल हुआ और इसने ये चीजें असाइन की और आखिर में ये लाइन रन कर दी। ठीक है। कॉलिंग मेथड इंस्टेंस मेथड बाय पासिंग इंस्टेंस रेफरेंस। मैं यूं भी कर सकता हूं, कंप्यूटर वन शो कॉन्फ़िगरेशन, इससे भी कॉल हो जाएगा। और मैं क्लास को भी कह सकता हूं कंप्यूटर डॉट कंप्यूटर, तुम्हारे पास मेथड है शो कॉन्फ़िगरेशन, ये लो ऑब्जेक्ट, और उस मेथड को इस ऑब्जेक्ट के लिए कॉल कर दो। ये हमने सीखा हुआ है पिछली दफा। तो दोनों मेथड से कॉल हो सकता है। अच्छा, क्रिएटिंग अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। अब मैंने com2 बना दिया है, एंड जब मैं इसकी टाइप देखता हूं तो क्या होता है? कंस्ट्रक्टर चल गया है, ऑब्जेक्ट बन गया है, क्लास मेन कंप्यूटर। ठीक है, हम जो भी काम कर रहे होते हैं, वो ऑलरेडी एक डिफॉल्ट मेन फंक्शन के अंदर चल रहा होता है। वो मेन हमसे हिडन है, लेकिन वो दिखाता है, देखो मेन के अंदर आपका कंप्यूटर क्लास है। अपने मेन कोई क्लास बनाई नहीं है, डिफॉल्ट पे चल रही है। ठीक है, शो कॉन्फ़िगरेशन कंप्यूटर 2 के लिए ये कॉल कर लिया और ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल किया, तो यहां पर ये कॉल हो गया। व्हाट वी हैव सीन कि इन पाइथन एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट। व्हाट वी हैव स्टडीड सो फार लाइक इंटीजर्स, स्ट्रिंग, फ्लोट्स, ऑरल ऑब्जेक्ट्स मीन दे ऑल बिलोंग टू देयर रेस्पेक्टिव क्लास। ऐसे ही मैंने ये बनाया, टाइप निकाला, तो इसका मतलब जब मैं ये क्रिएट कर रहा हूं तो ये ऑब्जेक्ट ही क्रिएट हो रहा है। अच्छा, यहां पर अब सवाल आता है कि जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो हमें क्लास का नाम लिखना पड़ रहा है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हुआ। यहां पर मैंने ये नहीं लिखा। क्या लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख दें, कोई मसला नहीं। क्योंकि वो बिल्ट इन है, क्योंकि वो बिल्ट इन क्लास है, इसलिए उसमें उन्होंने ये फीचर नहीं रखा कि आप बिल्ट इन के लिए जो है वो क्लास लाजमी डिफाइन करें। जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट भी इन्फर कर लेगा कि ये एक इंटीजर नंबर है, तो इसको किस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है? इंटीजर क्लास का बनाना है। ठीक है, इस तरह ये स्ट्रिंग है, तो क्या हो जाएगा जी?
स्ट्रिंग क्लास। तो इसका मतलब जो भी मैं वेरिएबल्स क्रिएट करता हूं वो वेरिएबल भी एक्चुअल में क्या है, किसी क्लास के ऑब्जेक्ट ही है, किसी क्लास के ऑब्जेक्ट्स ही है। ओके, अब मैंने यहां पर कहा कि भाई जो मेरा ऑब्जेक्ट है comp1, इसकी टाइप क्या है, इसकी टाइप क्या निकली भाई, कंप्यूटर। क्यों इसकी क्लास, इसकी टाइप कंप्यूटर क्यों है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट कौन सी क्लास का है, कंप्यूटर क्लास का है। क्योंकि ये ऑब्जेक्ट कौन सी क्लास का है, कंप्यूटर क्लास का है। ठीक है, और अगर किसी की क्लास देखनी हो तो आप देख सकते हैं, मैंने हेल्प लिखा है, इसको चलाया तो ये नजर आ गई क्लास, क्लास इंटीजर। कौन सी क्लास है ये, और इसने किस क्लास को इनहेरिट किया हुआ है, ऑब्जेक्ट क्लास को इनहेरिट किया हुआ है। इसका मतलब इंटीजर क्रिएट हो रहा है तो वो इंटीजर भी बेसिकली क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज और मेथड्स ऑलरेडी क्या हुए हैं, डिफाइन हुए हैं। नाउ नाउ ठीक है, ये बात। अब मेरे पास क्या है, यहां पर क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, अब जब पहले तो हम क्या कहते थे कि भाई दो नंबर्स हैं वो आपस में क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं और उनका आंसर 30 आ रहा है। लेकिन आज की डेफिनेशन क्या हो सकती है, वी हैव टू इंटीजर ऑब्जेक्ट्स, ऐसे ही है, हमारे पास दो इंटीजर ऑब्जेक्ट्स हैं और वो दो इंटीजर ऑब्जेक्ट्स क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दो ऑब्जेक्ट्स बेसिकली क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। दो ऑब्जेक्ट्स बेसिकली क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। और ये कैसे ऑब्जेक्ट हैं, इंटीजर तो हैं लेकिन ये बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ, ये बात बड़ी अहम है, इसका मतलब ये हुआ कि बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स अगर आपस में ऐड हो सकते हैं तो जो क्लास के ऑब्जेक्ट मैं बना रहा हूं वो भी आपस में ऐड हो सकते हैं। क्या ख्याल, इसका मतलब ऑब्जेक्ट्स ऐड हो सकते हैं ना। तो जो क्लास के ऑब्जेक्ट मैं बना रहा हूं, मैंने स्टूडेंट 1 बनाया, स्टूडेंट 2 बनाया, कंप्यूटर 1 बनाया, कंप्यूटर 2 बनाया, इलेक्ट्रिक कार 1 बनाया, इलेक्ट्रिक कार 2 बनाया, ये ऑब्जेक्ट भी आपस में ऐड हो सकते हैं। हाँ हो सकते हैं, लेकिन एक बड़ा लेकिन है यहाँ पर। वो बड़ा लेकिन क्या है, हाँ नहीं क्यों आ जाएगा, यहाँ पे मसला क्यों नहीं आया। ठीक है, तो दो स्टूडेंट हो, दो स्टूडेंट अगर हो, स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2, उनकी टाइप क्या होगी, स्टूडेंट, हो जाएंगे ऐड। हाँ, स्ट्रिंग और इंटीजर कहां से आ गए, अब तो स्टूडेंट और स्टूडेंट है भाई, ऑब्जेक्ट की बात करो। अब बात सुनो यहां पर, अब होता ये है, सबसे पहली बात ये है बड़ी इंपॉर्टेंट कि ये प्लस हो ही क्यों रहा है, इसको कैसे पता कि जब बीच में प्लस लग जाए तो उन दोनों को सम कर देना है। आई बात समझ में, इसका मतलब ये है कि इनकी क्लास के अंदर, इनकी क्लास के अंदर एक मेथड डिफाइंड है जो इस प्लस के साथ अटैच है, और वो मेथड कौन सा है, ऐड। ऐड मेथड है, ये क्या करता है, ये कह रहा है कि भाई जैसे ही ये प्लस ऑपरेटर चलेगा तो ये कौन सा फंक्शन कॉल होता है, ऐड का फंक्शन कॉल होता है। और ऐड के अंदर एक वो ऑब्जेक्ट है जो खुद है यानी ए, और दूसरा वो ऑब्जेक्ट है जो किसमें जा रहा है, वैल्यू में जा रहा है। एंड रिटर्न क्या हो रहा है, ए प्लस वैल्यू, ये यहां डिफाइन हुआ होगा प्लस। तो इसका मतलब जब भी प्लस लगेगा दो ऑब्जेक्ट के दरमियान तो वो अपनी क्लास के इस ऐड मेथड को क्या करता है, कॉल कर लेता है। अच्छा, अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं यूं लिख लूं अगर, और अब लिखूं अगर, अब क्या जवाब आएगा,
अबे एरर क्यों आएगा भाई, कॉन्कैटिनेट हो जाएगा। 10 और 20 की जवाब में 30 नहीं आएगा बल्कि 100 आएगा। क्यों आएगा? अब वो इसलिए आएगा कि स्ट्रिंग क्लास के अंदर जो ऐड का मेथड होगा उसने अंदर यही डिफाइन किया हुआ है कि जब प्लस चले तो क्या करना, ज्वाइन करना। जी हाँ, वो वाला जो, ये वाला जो प्लस है ना, ये एक्चुअल वाला प्लस है, और ये वाला जो प्लस है ये सिंबॉलिक प्लस है, दैट इज अटैच विद दिस ऐड मेथड। ठीक है, ये सिंबल के तौर पे इस्तेमाल हुआ है जो इस फंक्शन को इन्वोक करता है, और इस फंक्शन के अंदर एक्चुअल में पता चल रहा है कि क्या करना है, प्लस करना है। ठीक है, अगर यहां पर माइनस कर दूं तो यू विल सी कि वो बजाय प्लस करने के क्या कर रहा होगा, माइनस कर रहा होगा। यहां लिखा होगा प्लस, लेकिन जवाब क्या रहा होगा, माइनस। अच्छा, अब यहां पर देखो, यहां पर मैं यही काम करता हूं, स्ट्रिंग की हेल्प पे जाके चेक करता हूं कि यहां पर भी ऐड है, क्या आ रहा है अभी, रिटर्न सेल्फ वैल्यू, सेल्फ प्लस वैल्यू। अब हमारे पास जो सेल्फ है वो एक कैसी टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का, और जो वैल्यू है वो कैसी टाइप का है, और हमें पता है जब दो स्ट्रिंग होते हैं तो आपस में क्या होते हैं, कॉन्कैटिनेट होते हैं। अच्छा भाई, इसका मतलब ये है कि ये प्लस के लिए वो ऐड फंक्शन क्या हुआ है, डिफाइन, और भी है, सबट्रैक्ट भी डिफाइन हुआ होगा, सारी चीजें होगी, ग्रेटर देन, ठीक है, इसी तरह लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, माइनस स्ट्रिंग में चलता ही नहीं है, देखो अगर मैं लगाऊंगा कहेगा माइनस का कोई फंक्शन ही नहीं है। कह रहा भाई स्ट्रिंग और स्ट्रिंग के दरमियान ये वाली सपोर्ट है ही नहीं। अच्छा चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब ये बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स तो क्या हो रहे हैं भाई, ऐड हो रहे हैं, और मैं क्या करने जा रहा हूं, अब मैं अपनी क्लास बनाऊंगा, अपने ऑब्जेक्ट्स बनाऊंगा, और उन ऑब्जेक्ट्स को आपस में क्या करूंगा, ऐड कराऊंगा। लाइक चलो पहले ये देख लो, मैंडेटरी एट्रीब्यूट्स हो गए। अब यहां पर इनिशियलाइजर के अंदर हमने क्या रख दिया है, रैम, सीपीयू, स्टोरेज, तो अब ये कैसे हो गया एट्रीब्यूट्स, मैंडेटरी हो गया। अब ये ऑब्जेक्ट बनाते वक्त देने ही देने हैं, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन, ओल्ड कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, कंस्ट्रक्टर, सेल एंड कंपेयरिंग ऑब्जेक्ट्स इन पाइथन, ठीक है। आ जाओ, क्लास कौन सी है भाई, दो ऑब्जेक्ट बना दिए और दो ऑब्जेक्ट्स की आईडी चेक की, तो आईडी आ रही है, दोनों की एक ही है क्या, नहीं। एवरी ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड इन पाइथन टेक्स स्पेस इन द हीप मेमोरी, अलग ऑब्जेक्ट बनता है, जैसे हमने पहले ही सीखा हुआ था, शुरू में मैंने आपको बताया था कि जब ऑब्जेक्ट बनता है तो उसकी अलग कॉपी बनती है, जितने ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे सेपरेट कॉपी बनती जाती है। तो दिस शोज कि भाई सेपरेट कॉपी जो है वो क्या होती जा रही है, बनती जा रही है। तो हाउ मच स्पेस इन मेमोरी विल टेक ऑब्जेक्ट टेक्स, कितनी स्पेस लेगा ऑब्जेक्ट, तो ये डिपेंड करता है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट पे। जैसे a इज इक्वल टू 10, इंटीजर है, इट में टेक्स 8 बिट, 16 बिट और 30 बिट्स एक्सेट्रा, कुछ भी ले सकता है। द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एक्चुअली डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ साइज ऑफ वेरिएबल इन द क्लास। अच्छा आप सुन ले जरा मेरी बात, बातें खत्म करें। ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो कैसे पता चलता है, क्लास के अंदर कितने एट्रीब्यूट्स बने हुए हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट के पास वो सारे एट्रीब्यूट्स क्या हो रहे होते हैं, एक्सेस हो रहे होते हैं। तो ऑब्जेक्ट कितना भारी होगा, जितने ज्यादा एट्रीब्यूट होंगे उतना भारी ऑब्जेक्ट होगा, जितने कम एट्रीब्यूट होंगे उतना कम भारी ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। कंस्ट्रक्टर एक्चुअली असाइन द मेमोरी टू द ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये हमने सीखा हुआ है। सेल्फ के बारे में हमने सीखा हुआ, ठीक है, सेल्फ कब चलता है पता है हमें,
तो स्टूडेंट क्लास शो स्टूडेंट अपडेट, नाम चेंज कर लें, शो स्टूडेंट अपडेट का मेथड चला दिया, अपडेट हो गया, शो स्टूडेंट अपडेट हो गया। अब यहां पर आ जाओ, एक स्टूडेंट है, उसका नाम और एज है, शो स्टूडेंट और अपडेट। अपडेट क्यों चला रहे हैं? इनकैप्सुलेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इन शो स्टूडेंट स्टूडेंट को शो कराएगा, यानी गेट स्टूडेंट हो गया, और अपडेट का मतलब क्या हो गया? सेट स्टूडेंट हो गया। नाम कुछ भी रख दो। तो दो ऑब्जेक्ट बना लिए यहां पर, स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2। स्टूडेंट 2 जो है वो अली और 26 था, उसको क्या कर दिया हमने? असद और 26, और दोबारा चेक किया तो असद और 26 हो गया। ठीक है, क्या मैं दो ऑब्जेक्ट को कंपेयर कर सकता हूं? दो ऑब्जेक्ट है ना मेरे पास, S1 और S2। S1 में असद 25 है और S2 में क्या हो चुका है? असद 26। क्या इन दोनों ऑब्जेक्ट को कंपेयर किया जा सकता है? जब हमने कंपेयर किया तो व्हाट इट सेज, दे आर डिफरेंट। वो किस बात की वजह से डिफरेंट कह रहा है? अच्छा चलो, एक काम करते हैं, मैं एज भी सेम कर देता हूं। अब क्या आएगा? दे आर डिफरेंट। जब ऑब्जेक्ट कंपेयर करते हैं तो भाई वो एड्रेस चेक करता है उनके, ये वाले एड्रेस। कौन से वाले एड्रेस? जो अभी मैंने यहां दिखाए थे आपको, ये वाले एड्रेस चेक करता है। याद करो, बहुत शुरू में हमने पाइथन में पढ़ा था इज ऑपरेटर। इज ऑपरेटर वो क्या चेक करता है? वो आइडेंटिटी चेक करता है। क्या दोनों की आइडेंटिटी एक ही चीज को पॉइंट कर रही है, तब वो कहता है कि ये ऑब्जेक्ट क्या है? बराबर है। अच्छा, आगे चलते हैं। तो देख, ओनली कंपेयर एड्रेस, वी नीड टू मेक अ कंपेयर मेथड टू गेट द रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटी। अगर मैं ऑब्जेक्ट्स को अपने तौर पे कंपेयर करना चाह रहा हूँ कि यार उनकी वैल्यूज देख के कंपेयर करें, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? अलग से कोई फंक्शनैलिटी जो है वो डिफाइन करनी पड़ेगी। वो अभी हम करते हैं। देखो, दोबारा क्लास बनाई, नेम एज शो स्टूडेंट अपडेट और कंपेयर। अब कंपेयर में क्या कर दिया हमने? अब मैंने बोला अगर एज ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट बराबर हो जाए एज ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट। अब यहां सेल्फ के अंदर एक तो खुद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, दूसरा ऑब्जेक्ट हम क्या करेंगे? खुद भेजेंगे। तो देखो क्या कर रहे हैं, ये हमने बनाया, दो ऑब्जेक्ट बन गए। अब हमने क्या किया भाई? हमने यहां बोला कि क्या करो, क्या करो भाई? S1 को कंपेयर करो S2 के साथ। तो S1 किस में चला जाएगा? सेल्फ में। S2 किस में चला जाएगा? ऑब्जेक्ट में। अब सेल्फ डॉट एज करूंगा तो S1 की एज आ जाएगी, और S2 डॉट यानी ऑब्जेक्ट डॉट एज करूंगा तो कौन सी एज आ जाएगी? S2 की एज आ जाएगी। तो दे आर सेम, दे आर डिफरेंट पता चल जाएगा। तो जब ये किया तो उसने खोला दे आर डिफरेंट, और मैंने क्या किया फिर? अपडेट कर दिया किसको? S1 को 26 कर दिया, यानी 25 था, इसको क्या कर दिया? 26। और अब दोबारा बोला कंपेयर करो, तो उसने क्या बोला? सेम। ये बात समझ में आई? क्या? हाँ, क्या चीज? वेरिएबल डिफरेंट है, लेकिन हम उनकी तो वैल्यू उठा रहे हैं ना। वेरिएबल डिफरेंट है, लेकिन हम सेल्फ डॉट एज करेंगे तो नंबर आएगा ना 26, और सेल्फ डॉट ऑब्जेक्ट डॉट एज करोगे नंबर आएगा 25। वो वैल्यू को कंपेयर करेगा। सही है। नाम भी कंपेयर कराना हो तो नाम कंपेयर करा लेंगे, वैसे ही कि अगर दोनों नाम सेम है। टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जरा सुनो तवज्जो से, ये जो इस वक्त हम काम कर रहे हैं ना,
ये बड़ा इंपॉर्टेंट इस लिहाज से है कि whenever you will appear in an interview, और अगर वहां ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के सवाल पूछे जाएंगे तो वहां आपसे कोई ये नहीं पूछेगा भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के पिलर कौन कौन से होते हैं। आप बोलेंगे खुशी होती है, रिटाइम एनकैप्सुलेशन, ठीक है। वहां सिनारियो ऐसे ही होगा कि यार वर्ड पढ़ हमने वो सारी चीजें ली हैं, कुछ चीजें नहीं भी पढ़ी हैं, लेकिन वो वर्ड्स आपके जहन में रखना पड़ेगा। इंस्टेंस के लिए क्या है, क्लास के लिए क्या है, ठीक है। कौन से टाइप ऑफ जो आइडेंटिफायर है उसका स्कोप कितना है, इनको जहन में रखना है। तो इस लिहाज से ये बातें जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको तवज्जो से सुने भी, जहन में बिठाएं और सवाल रेस करें, रादर देन आपस में बात करें, टाइम नहीं जाया होना चाहिए। तो देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पाइथन। कितनी है? 3। एक होता है इंस्टेंस वेरिएबल, अब ये जबानी सबसे रिपीट करवाऊंगा अभी मैं। इंस्टेंस वेरिएबल या ऑब्जेक्ट लेवल वेरिएबल। एक होता है स्टैटिक वेरिएबल या क्लास लेवल वेरिएबल। एक होता है लोकल वेरिएबल या मेथड लेवल वेरिएबल। अच्छा, अब जरा समझो, जब मैं कह रहा हूं कि एक इंस्टेंस वेरिएबल है तो वो क्यों इंस्टेंस वेरिएबल है, उस वेरिएबल की पहचान क्या होगी जो इंस्टेंस वेरिएबल है? नहीं, अब देखो, ये यहां पर डिफाइन की हमने क्लास का, क्लास की बॉडी शुरू हो गई, तो इसका मतलब मैं अभी जिस एरिया में लाई कर रहा हूं वो कौन सा स्पेस है? क्लास का स्पेस। कौन सा स्पेस है? क्लास का स्पेस है। और उस स्पेस में अगर मैं कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूं तो उसकी वो क्या वेरिएबल कहलाएगा? क्लास वेरिएबल कहलाएगा। बात समझ में आई? अभी मैंने किसी मेथड के अंदर डिफाइन नहीं किया, किसी इनिशियलाइजर के अंदर डिफाइन नहीं किया, जस्ट इन द क्लास डिफाइन कर दिया, तो ये कौन सा वेरिएबल है? क्लास वेरिएबल है। अब आप बोले नाम से क्या होता है, तो वेरिएबल, बट डिफाइन क्लास स्पेस में हुआ है तो यूजेज डिफरेंट है, उसका स्कोप डिफरेंट है। अभी देखते हैं, तो यहां मैंने लिख दिया है क्लास वेरिएबल्स आर दोज डिफाइंड एट क्लास लेवल आउटसाइड इनिट बट इनसाइड क्लास। इनिशियलाइजर के तो बाहर है लेकिन है क्लास के अंदर। दे रिमेन कॉमन फॉर एवरी ऑब्जेक्ट। अब क्लास का जो वेरिएबल है, क्लास की हर चीज ऑब्जेक्ट को अवेलेबल होती है ना, ठीक है, क्लास की हर चीज ऑब्जेक्ट को अवेलेबल होती है, तो क्लास का वेरिएबल भी हर ऑब्जेक्ट को अवेलेबल होगा। आप सब लोगों के पास लैपटॉप रखे हुए ना, आपके लैपटॉप की स्क्रीन जो है वो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट वेरिएबल है। हर एक की स्क्रीन अपनी अपनी है, वो उस पर कुछ भी देख रहा हो, ऐसे ही है। लेकिन सामने जो प्रोजेक्टर लगा हुआ है ये क्लास लेवल है। यहां अगर मैं कुछ और करना शुरू कर दूं तो वो किसके लिए होगा? वो हर एक के लिए चेंज हो जाएगा। बात समझ रहे हो? क्लास लेवल स्कोप और ऑब्जेक्ट लेवल स्कोप। आपकी घड़ियां है ना, हर एक की घड़ी में अपना अपना टाइम हो रहा है, चल रहा है, लेकिन एक घड़ी अगर क्लास में लगी हुई हो और वो क्लास की घड़ी हो तो सबके लिए वो टाइम क्या होगा? कॉमन। अगर उस घड़ी में 9 के बजाय मैं बढ़ाकर 10 बजा दूंगा तो सबके सारे ऑब्जेक्ट के लिए क्लास की घड़ी का टाइम क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपने हाथ की घड़ी का टाइम चेंज कर लोगे अपनी कॉपी में जाकर, तो बाकी कॉपी का टाइम 10 नहीं होगा, वो आपके अपने लिए होगा, क्योंकि वो हर ऑब्जेक्ट की अपनी कॉपी में चेंज हो रहा है, हर ऑब्जेक्ट का अपना। तो ये जो व्हील है गाड़ी के, ये क्या है? अगर क्लास इसको 3 के बजाय 13 कर देगी तो हर ऑब्जेक्ट के लिए व्हील कितने हो जाएंगे? 13 हो जाएंगे। अभी देखिए,
अब हमने यहां पर क्या किया भाई, कार में इनिट, सेल्फ, माइलेज और कंपनी। अब मैं किस स्पेस में आ गया, ऑब्जेक्ट नेम स्पेस में आ गया। क्लास से निकल के मैं इनिशियलाइजर के अंदर आ गया। अब यहां जो चीजें डिफाइन हो रही है वो हर ऑब्जेक्ट के लिए क्या हो रही है भाई, अलग अलग हो रही है। हर ऑब्जेक्ट की अपनी कॉपी बन रही है, सारी चीजें अपनी अपनी हो रही है। तो ये जो वेरिएबल हैं ये इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं। कैसे वेरिएबल हैं, या इनको मैं ऑब्जेक्ट वेरिएबल कह दूं। Are those defined inside the init method? They are called instance because they have separate set of values for separate objects. हर ऑब्जेक्ट के लिए उसकी अपनी कॉपी में अपनी वैल्यूज होती हैं। एक ने 26 डाली, एक ने 25 डाली, ठीक है, कोई मसला नहीं, दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं होता। तो दो चीजें समझ में आई, क्या, इंस्टेंस वेरिएबल और स्टैटिक या क्लास लेवल वेरिएबल। अच्छा चलो आएगा, आगे बात आ जाएगी। अब शो डिटेल्स का मेथड बनाया। द वैल्यूज ऑफ माइलेज आर दिस दिस दिस, कंपनी इज दिस एंड व्हील्स इतनी है। दूसरे का सेल्फ डॉट माइलेज, कंपनी इज दिस एंड व्हील्स आर दिस। व्हील्स कैन बी एक्सेस यूजिंग क्लास नेम और ऑब्जेक्ट नेम। अब जरा गौर करो इन दोनों लाइनों में क्या फर्क है। एक जगह व्हील को एक्सेस किया गया है क्या यूज करके, कार क्लास का नाम यूज करके, और एक जगह व्हील को यूज किया गया है क्या नाम करके, ऑब्जेक्ट यूज करके। क्यों, इसलिए ये समझाने के लिए कि क्लास लेवल पे जो चीज डिफाइन है वो उसको क्लास भी एक्सेस कर सकती है और ऑब्जेक्ट भी एक्सेस कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट एक कॉमन जुमला है कि ऑब्जेक्ट को क्लास की हर चीज मयसर होती है। तो ऑब्जेक्ट को व्हील भी अवेलेबल है और व्हील क्लास के हैं तो क्लास भी उसको क्या कर सकती है, एक्सेस कर सकती है। तो अब बात याद रखनी है कि क्लास लेवल वेरिएबल अगर है तो उसको क्लास भी एक्सेस कर सकती है और ऑब्जेक्ट भी एक्सेस कर सकता है, और वो हमने यहां पर देख लिया। अब मैंने दो ऑब्जेक्ट बनाए, कार के शो डिटेल्स का मेथड चलाया और व्हील्स को क्या कर दिया, किसने चेंज किया व्हील को, क्लास ने चेंज कर लिया। जब क्लास ने चेंज कर लिया तो हर ऑब्जेक्ट के लिए क्या हो जाएंगे, व्हील 10 हो जाएंगे। अब दोबारा शो डिटेल्स कॉल किया और शो डिटेल्स में क्या हो रहा है, अभी कार कह रही है व्हील्स ले आओ, ऑब्जेक्ट कह रहा है व्हील्स ले आओ, एंड सी द आउटपुट। तो हमें पता चल जाएगा कि भाई कार ने चेंज किया तो 10 10 10 हो गए, और फिर ऑब्जेक्ट ने चेंज किया। अब ये ऑब्जेक्ट ने चेंज किया, यहां जो बात मैं कर रहा हूं ऑब्जेक्ट ने चेंज किया, ये बात ही मैं गलत कह रहा हूं, ठीक है। वो इसलिए, वो अभी मैं समझाऊंगा, पहले ये बात हो गया। अब C1 ने अपनी वैल्यू कितनी कर ली, 100 कर ली, तो C1 के व्हील्स कितने आएंगे और C2 के कितने आएंगे, 10, और कार के कितने आएंगे, 10। तो पहला क्या हुआ भाई, पहला जो ऑब्जेक्ट के साथ शो डिटेल्स लाया हमने C1 के लिए, माइलेज कितनी है 10, कंपनी कौन सी है होंडा, व्हील कितने हैं 3, यहां तक बात सही है। C2 के लिए क्या हुआ, माइलेज कितनी है, C2 कहां गया, हाँ C2 के लिए माइलेज कितनी है 20, और व्हील कितने हैं 3, 20 और 3। अब दोबारा क्या हुआ, व्हील अपडेट हो गए, कार ने अपडेट किए, दोबारा C1 C2 चला, अब कितने हो गए व्हील दोनों के लिए 10 10 हो गए। फिर C1 ने कहा भाई मैंने कितने कर लिए 100 कर लिए, तो C1 के व्हील कितने आ रहे हैं 100, बाकी दोनों के कितने आ रहे हैं 10। अब सवाल ये है कि क्या कोई ऑब्जेक्ट क्लास लेवल की वैल्यू चेंज कर सकता है,
तो किया नहीं, कैसे किया? अभी तो व्हील चेंज किए, सबके लिए नहीं, अपने लिए करे, अपने कर सकता है या नहीं कर सकता? अच्छा, बजाहिर वी कैन से कि ये कर सकता है, लेकिन मैं आपको एक मजे की बात यहां पर बताऊं। वो मजे की बात ये है कि भाई ये उसकी वैल्यू को अपडेट नहीं कर रहा है, नहीं, ये उसकी वैल्यू को अपडेट नहीं कर रहा है। बस बेसिकली ये क्या कर रहा है, इधर समझाता हूं मैं। चलें, आ जाए, नमाज पढ़े। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये वाली बात समझ में आ गई, इंस्टेंस वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल। बट जो मैं बात कर रहा था वो ये कि जब कोई ऑब्जेक्ट, सुनो भाई, जब कोई ऑब्जेक्ट अपने अपनी वैल्यू को अपडेट करता है तो क्या वो क्लास के वेरिएबल को अपडेट कर देता है? अच्छा, हम ये कह देते हैं कि यार उसने अपनी कॉपी में जाके अपडेट कर लिया, लेकिन बेसिकली क्या हो रहा होता है, देखो मैं यहां समझाने की कोशिश करता हूं कि इज दिस द क्लास, ये अगर मेरे पास क्लास है और यहां पर हमारे पास क्लास लेवल पे व्हील डिफाइन है, ठीक है, और यहां पर एक ऑब्जेक्ट बन गया है, ठीक है, ये हमारे पास car1 का ऑब्जेक्ट बन गया है। व्हाट आई से हियर कि यहां इंस्टेंस में हमारे पास मेक है, मॉडल है और ईयर है, ठीक है। अब दूसरा हमारे पास ऑब्जेक्ट है, मैं पूरा सिनारियो सामने रख रहा हूं ताकि बात मुकम्मल क्लियर हो जाए कि बेसिकली क्या हो रहा है। car2, इसके अंदर भी क्या, अभी मेक है, मॉडल है और ईयर है, ठीक है। और ये मेक, मॉडल और ईयर जो है बेसिकली इसके इनिट के अंदर है ना, मेक, मॉडल और ईयर, ठीक है। इनिट के अंदर होने की वजह से ये हर ऑब्जेक्ट के अंदर अपनी कॉपी के साथ मौजूद है, सही है, ऐसे ही है, ठीक है। अब सीन ये है कि भाई car1 अगर क्या कहता है, car1 कहता है कि भाई मैंने क्या कर लिया है, व्हील की वैल्यू जो है अपडेट करके 4 के बजाय 6 कर ली। तो क्या car1 ने क्लास को अपडेट कर दिया है? बजाय तो हमें ऐसा ही लगा है क्लास। अब हम कहते नहीं क्लास को नहीं अपडेट किया, हम कहते हैं कि भाई क्या किया उसने, अपनी कॉपी में जो उसको अवेलेबिलिटी थी क्लास वेरिएबल की वो उसने चेंज कर ली, समझ रहे बात? लेकिन ऐसा भी एक्चुअल में नहीं हुआ है। जरा इस बात को गौर करें इधर कि ये क्लास वेरिएबल जो है वो इसको 4 मिल रहा था ड्यू टू दिस। इसने बाहर बैठ के क्या किया, इसने कहा भाई car1 कितनी हो जाओ, 6 हो जाओ, डॉट व्हील्स। तो बेसिकली ये जो काम हुआ है ना, ये काम नहीं हुआ कि इसने ये वाले व्हील्स की वैल्यू अपनी कॉपी में अपडेट कर ली, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। क्या, हाँ, ये वाले व्हील्स को अपडेट कर लिया अपनी कॉपी, ऐसा नहीं हुआ। बेसिकली ऐसा होता है कि अगर कोई एट्रीब्यूट, जैसे ये कार है ना, इसके अंदर 2 ही एट्रीब्यूट है, माइलेज और कंपनी। अगर मैं बाहर बैठकर यहां पर देखो, यहां पर बैठकर मैं क्या कहता हूं, कार डॉट डोर्स, डोर्स मैंने लिख दिए 4, car1 T1 है, बल्कि तवज्जो देना,
C1 डॉट डोर्स, डोर्स की वैल्यू में 4 चला जाएगा? इज देयर एनी डोर प्रॉपर्टी? फिर ये बेसिकली क्रिएट कर देगा, क्या कर देगा? क्रिएट कर देगा। क्या क्रिएट कर देगा? डोर क्रिएट कर देगा। नाउ यू सी कि भाई C1 के पास क्या आ रहा है? डोर्स आ रहा है, लेकिन C2 के पास डोर्स नहीं आ रहा। तो बेसिकली उसने क्या किया, जब मैंने बाहर बैठ के एक नई प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस कराई जो पहले से मौजूद नहीं थी, तो उसने वो प्रॉपर्टी उस ऑब्जेक्ट में क्या कर दी? क्रिएट कर दी। तो जो व्हील वाली प्रॉपर्टी हमने ऐड कराई है, जब मैंने कहा कि यार तुम क्या करो, व्हील्स को 100 कर दो, तो इसने क्लास वाले वेरिएबल को अपडेट नहीं किया, बल्कि इसने अपनी कॉपी में व्हील का एक नया इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट किया है। बात आई समझ में? इसने अपनी कॉपी में व्हील का एक नया, अब 2 व्हील हो गए, एक क्लास लेवल हो गया और एक ऑब्जेक्ट की कॉपी के अंदर हो गया। तो जब ऑब्जेक्ट क्या करेगा, अब कहेगा ऑब्जेक्ट डॉट व्हील, तो अपनी कॉपी वाला ही व्हील लेकर आएगा, क्लास वाला नहीं लेकर आएगा। तो दिस वाज डन हियर, जो हम एक्सप्लेन कर रहे थे। तो ये याद रहे, इसने स्टैटिक वेरिएबल को या क्लास वेरिएबल को अपडेट नहीं किया, बल्कि इसने एक नई प्रॉपर्टी जो है वो ऐड की है। ठीक है, यहां लिख भी देता हूं, दिस विल नॉट अपडेट द क्लास वेरिएबल wheels, but it will add a new property wheel in object copy। सही? ठीक हो गया, ये हमारी बात हो गई। अब हम चलते हैं। तो हमारे पास एट्रीब्यूट्स कितने किस्म के हो गए? क्लास एट्रीब्यूट और इंस्टेंस एट्रीब्यूट। ठीक है, अच्छा, टाइप्स ऑफ मेथड्स। मेथड्स की टाइप्स जो है वो कितनी होती है हमारे पास? क्लास मेथड्स भी होते हैं, इंस्टेंस या ऑब्जेक्ट मेथड्स भी होते हैं, और स्टैटिक मेथड्स भी होते हैं। देखो, एट्रीब्यूट के केस में सुनो ये बात गौर से, एट्रीब्यूट की जब बात कर रहे थे तो हमने कहा जो क्लास एट्रीब्यूट है उसी का नाम क्या है? स्टैटिक एट्रीब्यूट। जो क्लास का एट्रीब्यूट है उसी का नाम क्या है? दोनों एक ही चीज को रेफर करते हैं। बट मेथड्स की टर्म में क्लास मेथड्स आर डिफरेंट और स्टैटिक मेथड्स आर डिफरेंट। ये दोनों सेम नहीं होंगे। एट्रीब्यूट्स में दोनों क्या है? सेम। देखो, क्लास बनाई यहां पर, क्लास स्टूडेंट, और सारे स्टूडेंट्स कहां पढ़ रहे हैं? उस्मान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब जितने भी स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे उन सब का स्कूल क्या होगा? सेम होगा। इसलिए ऐसे एट्रीब्यूट को हमने क्या बना दिया? बार बार में इसका स्कूल डिफाइन करूं स्टूडेंट के जाके, उससे बेहतर है उसको स्टैटिक बना दो, सबके लिए कॉमन हो जाए। ठीक है, स्कूल बन गया दिस। इनिट में हमने कहा भी M1 M2 M3 दीज कैन बी द मार्क्स। ठीक है, ये क्लास वेरिएबल है, और ये कैसे वेरिएबल है? इंस्टेंस या ऑब्जेक्ट वेरिएबल या प्रॉपर्टीज। अब ये जो मेथड है ये इंस्टेंस मेथड है। ये मेथड कैसा मेथड है? इंस्टेंस मेथड है। व्हाई दिस इज एन इंस्टेंस मेथड? बिकॉज इसको कॉल करने के लिए मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए होता है। ऑब्जेक्ट के बगैर ये मेथड कॉल हो ही नहीं सकता।
बात समझ रहे हैं? अगर गो के ये मेथड कहां मौजूद है, क्लास भी अगर इसको कॉल करेगी तो क्लास को भी क्या चाहिए होगा, हमने कंप्यूटर वाले केस में देखा था, अभी अभी दिखाता हूं। अगर मैं यहां पर एक डेकोरेटर लगा दूं, डेकोरेटर, ये वर्ड हम बाद में इसकी डिटेल पढ़ेंगे। डेकोरेटर यूं समझ लो एक तरह का हमने टैग लगा दिया इसके ऊपर कि भाई ये मेथड कैसा मेथड है, क्लास मेथड है। और इसके ऊपर क्या टैग लगा दिया कि ये मेथड जो है वो स्टैटिक मेथड है। अब असल बात सुनो, इंस्टेंस मेथड को कॉल करने के लिए क्या चाहिए होगा, ऑब्जेक्ट चाहिए होगा। क्लास मेथड को कॉल करने के लिए क्या चाहिए होगा, क्लास चाहिए होगी। लेकिन ये बात तो यूनिवर्सली ट्रू है कि क्लास की हर चीज ऑब्जेक्ट को भी अवेलेबल होती है। तो इसका मतलब क्लास मेथड को सिर्फ क्लास ही नहीं ऑब्जेक्ट भी कॉल कर सकता है। अब ये छोटी छोटी बात है ना, क्लास की हर चीज ऑब्जेक्ट को अवेलेबल होगी तो क्लास का मेथड भी ऑब्जेक्ट को अवेलेबल होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई मेथड इंस्टेंस मेथड है तो वो सिर्फ इंस्टेंस से ही कॉल होगा। लेकिन अगर कोई चीज क्लास की है तो क्लास खुद भी इस्तेमाल कर सकती है और इंस्टेंस भी उसको इस्तेमाल कर सकता है, यानी कॉल कर सकता है। अच्छा जी, स्टैटिक मेथड, स्टैटिक मेथड को क्लास भी कॉल कर सकती है और इंस्टेंस भी कॉल कर सकता है। तो फिर फर्क क्या हुआ क्लास मेथड में स्टैटिक मेथड में? ये कहता है कि मुझे ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, यानी इसको इस बात से कोई सरोकार नहीं होता कि कॉल करने वाला कौन है, ऑब्जेक्ट है या क्लास है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कॉल करने वाला कौन है। इसलिए ये परवाह ही नहीं करता, कोई भी कॉल कर रहा है कॉल हो जाएगा। हम वहां लिखेंगे s1.info दे देगा, class.info दे देगा। अब s1 में लिख रहा हूं ऑब्जेक्ट से, लेकिन वो कह रहा है मेरे पास उस ऑब्जेक्ट को लाने की जरूरत नहीं है, सीधा इन्फो कॉल हो रहा है। लेकिन कॉल करने के लिए मुझे क्लास या ऑब्जेक्ट तो बनानी पड़ेगा ना, किसके लिए कॉल करूंगा, लेकिन उसको जरूरत नहीं है यहां पर स्टैटिक मेथड को। नाउ अब देखो आगे मैंने क्या क्या किया है, कॉलिंग एन इंस्टेंस मेथड, तो इंस्टेंस बनाया और इंस्टेंस के थ्रू कौन सा मेथड कॉल कर रहे हैं, एवरेज। एवरेज कैसा मेथड है, सेल्फ ले रहा है यानी इंस्टेंस ले रहा है। ओके, कॉलिंग अ क्लास मेथड, कौन कॉल कर रहा है क्लास को, हो जाएगा, क्लास को ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि क्लास की हर चीज क्लास ऑब्जेक्ट के लिए अवेलेबल है। फिर हमने क्या किया, स्टूडेंट गेट स्कूल, गेट स्कूल कैसा मेथड है, कॉल कौन कर रहा है, क्लास, हो जाएगी, हो जाएगी। स्टूडेंट डॉट इन्फो, इन्फो कैसा मेथड है, कौन कॉल कर रहा है, कोई भी कॉल करे, कोई भी कॉल करे, परवाह नहीं, कोई भी कॉल करे, सब जगह से कॉल हो गया। एवरेज में एवरेज, गेट स्कूल किया, दूसरे ने गेट स्कूल किया, तीसरे ने इनको कॉल किया, हो गया कॉल। यस, गेट स्कूल कैसा मेथड है, क्लास मेथड है। कौन कौन कॉल कर सकता है इसको, क्लास तो कॉल कर ही लेगी, क्लास मेथड है। ऑब्जेक्ट कर सकता है, हाँ यूनिवर्सली ऑब्जेक्ट को सारी चीजें क्लास की मिल जाती है। तो इसलिए गेट स्कूल को पहले किसने कॉल किया, ऑब्जेक्ट ने, फिर गेट स्कूल को किसने कॉल किया, क्लास ने। सही है, ये एक ऐसा मेथड है जिसकी रिक्वायरमेंट कोई नहीं है, इसको ऑब्जेक्ट भेजो या क्लास भेजो कोई मसला नहीं है, ठीक है, बिल्कुल इसी तरह। लेकिन यहां पर मैंडेटरी है कि या क्लास होगी या ऑब्जेक्ट होगी, ये कंसीडर करेगा उसको।
उस ऑब्जेक्ट का एग्जिस्ट होना, मेमोरी में होना शर्त है, तब वो कॉल होगा। कैट स्कूल में यहां पर या यहां पर, यहां पर, हाँ यहां पर अगर मैं सेल्फ दे दूंगा, ठीक है, तो सेल्फ में बेसिकली हमने क्या डाले हुए, ऑब्जेक्ट डाले हुए, ठीक है। तो अगर सेल्फ लिख भी दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन चूंकि हमारे दिमाग में सेल्फ का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसलिए क्लास मेथड बनाया, इसलिए मैंने इसको क्लास कह दिया, ताकि डिफरेंशिएट रहे, हमें आसानी से बात समझ में आ जाए। अच्छा, इनर क्लास इन पाइथन, ये मैंने डिस्कस किया था बैटरी वाले केस के अंदर, कि भाई लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, सब एक ही जगह आ गए, क्या किया जाए, इसी अम्ब्रेला में अलग अलग रूम बना दिए जाए। इस दफा डिपार्टमेंट को उठा के कहीं और नहीं रख रहे, बल्कि वहीं अम्ब्रेला बना दी जाए। तो अब स्टूडेंट है, स्टूडेंट को क्या चाहिए होता है, लैपटॉप। अब मैं लैपटॉप की क्लास अलग बनाऊं और लैपटॉप का ऑब्जेक्ट क्या करूं, एज एट्रीब्यूट यहां पर लगा दूं। लेकिन मैंने क्या किया है, उस लैपटॉप क्लास को बजाय क्लास के बाहर बनाने के, लैपटॉप क्लास को उसी क्लास के अंदर बना दिया। इससे कुछ लिमिटेशन भी है। लिमिटेशन ये है कि अब अगर मुझे दोबारा कहीं लैपटॉप चाहिए होगा तो मुझे पहले स्टूडेंट बनना पड़ेगा, स्टूडेंट फिर लैपटॉप बनना पड़ेगा। यानी अगर कोई टीचर है, उसे लैपटॉप की जरूरत है, तो पहले उसे क्या बनना पड़ेगा, स्टूडेंट बनना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, तो ये एक मसला आता है। तो इसलिए बेटर अप्रोच क्या है कि आप क्लास को क्या कर दें, बाहर कर दें। टीचर को चाहिए वो भी उसका ऑब्जेक्ट ले लें स्टूडेंट का, और स्टूडेंट को चाहिए तो वो भी स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट जो है वो ले लें। बस कॉल करते वक्त फर्क ये है कि यहां पर सेल्फ लगाना पड़ेगा, और ऑब्जेक्ट एज एट्रीब्यूट में यहां पर सेल्फ नहीं लगाया था, बाकी सब कुछ वैसे ही। अब शो का मेथड यहां पर भी है, जो क्या शो कर रहा है, स्टूडेंट की डिटेल, और क्योंकि स्टूडेंट को लैपटॉप भी शो करना है तो सेल्फ करा के हमने लैपटॉप, और लैपटॉप का फिर क्या कॉल कर लिया है, शो मेथड कॉल कर लिया। तो यू सी कि यहां हमारे पास s1 डॉट शो किया हमने, s1 क्या है, स्टूडेंट है, स्टूडेंट का शो कॉल किया, ये चलेगा, और फिर ये खुद किसको कॉल कर लेगा, लैपटॉप के शो को कॉल कर लेगा। तो ये हमारे पास लैपटॉप का शो भी आ गया। तो ये इनर क्लास कहलाती है, क्या कहलाती है, ये इसकी आउटर क्लास है और ये इसकी इनर क्लास है। दे आर नॉट पेरेंट चाइल्ड, दे आर आउटर और इनर। बस इसको यहीं तक रखते हैं। अब यहां दूसरा काम क्या किया, अभी लैपटॉप अलग रख दिया और स्टूडेंट अलग रख दिया। स्टूडेंट को लैपटॉप चाहिए तो लैपटॉप का ऑब्जेक्ट यहाँ लगा दिया, जैसे बैटरी लगाया था, यहां सेल्फ नहीं लगाया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एज एट्रीब्यूट। तो यहां पर स्टूडेंट का अलग शो है, लैपटॉप का अलग शो है, टीचर का अलग शो है। तो यहां पर क्रिएट कर दिया स्टूडेंट शो, टीचर का शो अलग। टीचर का कोड नहीं चला, ठीक है भाई, इसको यहीं तक रखते हैं। इसको अच्छे से रिवाइज करना, बार बार रिपीट करना, ताकि जबान पे रहे कौन किसको कॉल कर